दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब सबकी निगाहें इन दोनों राज्यों पर है, खास तौर पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या होगा, जहां कांटे की टक्कर पिछले लोकसभा चुनाव से ही बताई जा रही है। मतलब पिछले अगर हम 5-6 महीने से देखें तो महाराष्ट्र में लगातार चुनावी माहौल है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के दौरान से ही चुनावी माहौल में एकदम डूबा हुआ है और लोकसभा चुनाव के बाद से भी यहाँ चुनावी माहौल थमा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार महाराष्ट्र में, एक बार खुद जाकर, एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास वगैरह कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंच चुके हैं। और महाराष्ट्र वैसे भी देश की आर्थिक राजधानी है, हर किसी की नजरें महाराष्ट्र पर हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में ही थे। जी हाँ दोस्तों, कल जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा था, उसी वक्त राहुल गांधी महाराष्ट्र में ही थे। सुनने में ये भी आया दोस्तों कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। वो नसीहत जो एक्चुअली में हरियाणा के सबक के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए निकल कर आई है। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ बैठक की और साफ तौर पर ये संदेश दिया कि कांग्रेस किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। वो ओवर कॉन्फिडेंस जो कि हरियाणा में कांग्रेस को ले डूबा माना जाता है। खुद कांग्रेस के नेता खुली जुबान स्वीकार कर रहे हैं कि जाट नॉन जाट हो गया, हम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गए। पोल्स ने भी दिखा दिया कांग्रेस जीत रही है, एग्जिट पोल्स ने भी दिखा दिया कांग्रेस जीत रही है। खुद बीजेपी के नेताओं ने वक्त से पहले हार स्वीकार कर ली और कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गई। दोस्तों महाराष्ट्र में सोमवार को राहुल गांधी ने दरअसल मीटिंग की थी और राहुल गांधी ने अलर्ट किया था तमाम नेताओं से कि वो किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, यानी कि अति आत्मविश्वास से बचें। और उन्होंने ये भी कहा कि एकजुट होकर काम करें। दोस्तों यही 2 वजह थी जिसकी वजह से हरियाणा कांग्रेस हारी। नहीं तो कांग्रेस के हरियाणा हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा हारी, वो एक सबक है कि हरियाणा वाली गलती अगर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में की तो उसको बहुत लंबा नुकसान होगा। इसलिए भी दोस्तों क्योंकि महाराष्ट्र में भी असल लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होनी है। कहने को यहाँ पर 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन करीब 100 से 110 सीटें ऐसी हैं, सीधा 100 से 110, जहाँ सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है। और अगर इन सीटों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर अगर उसके जो गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार हो, वो अगर अच्छा परफॉर्म कर लें तो भी गठबंधन के लिए मुश्किल हो जाएगी सरकार बनाने में। तो इसीलिए कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक तो टिकट वितरण सही तरीके से करे और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस इस बात को ध्यान में रखे कि उसको गठबंधन में तो ऑफकोर्स वो है ही, लेकिन इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस इस बात का भी ध्यान रखे कि जो 100-110 सीटें वो अकेले लड़ने वाली है वो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगी, क्योंकि यहाँ उसकी सीधी टक्कर बीजेपी से होगी। दोस्तों राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा और महाराष्ट्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है दोनों ही राज्यों के लिए और क्यों कांटे की टक्कर मानी जा रही है महाराष्ट्र में, मैं चाहती हूं कि आप जरा ये देखें। दोस्तों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था महाराष्ट्र में, लेकिन मैं आपको एक बारीक नज़र से कुछ और दिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोकसभा चुनाव में सीटों का आंकड़ा देखें तो नो डाउट कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को 13 सीटें मिली, 48 सीट्स में से 13 सीटें कांग्रेस ने अकेले अपने खाते में ली। करीब 70% का स्ट्राइक रेट रहा कांग्रेस का, शानदार प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली, जो कि शानदार है। मतलब उद्धव ठाकरे ने पार्टी, अपनी नई पार्टी बनाने के बाद नए सिंबल के साथ पहला चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीत ली है, बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी ने भी 9 सीटें जीती। बीजेपी के लिए बहुत शर्मनाक प्रदर्शन था ये, क्योंकि बीजेपी को केवल 9 सीटें मिली इसमें। एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली और अजित पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली। बहुत खराब प्रदर्शन किया अजित पवार ने। तब से ही उन पर गाज गिरने की तैयारी एनडीए की तरफ से हो रही थी कि या तो अजित पवार एनडीए का हिस्सा ना बने या फिर वो उनको कम सीटें दी जाएं, क्योंकि एनसीपी ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसे कि एनसीपी की उम्मीद थी। अन्य को मिली 1 सीट। लेकिन अगर आप वोट शेयर में देखें दोस्तों, वोट शेयर में मामला अलग होता है। बीजेपी को अकेले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो वोट शेयर मिला है वो 26% है और कांग्रेस को 17% मिला। अब आप सोचिए कितना फर्क होता है। बीजेपी को मिली 9 सीटें, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा है। मतलब बीजेपी को वोट ज्यादा मिला है लेकिन सीटें नहीं निकाल पाई वो। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर कम है 17%, लेकिन सीटें उसने ज्यादा निकाल ली। दोस्तों इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 13% वोट शेयर मिला और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 17%।
यहाँ पर देखिए सीटों का भी फर्क है और वोट शेयर का भी फर्क है। यहाँ पर इतना वोट शेयर का फर्क है, इसको पाट पाना एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल होगा। ठीक वैसे ही जो वोट परसेंट का फर्क कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, उसे भी पाट पाना कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगी। एनसीपी शरद पवार को 10% वोट शेयर मिला है और अन्य को 17%। अब अन्य किस तरह से अपने पाले में ला पाती है महाविकास आघाड़ी, ये सबसे दिलचस्प होगा देखना। लेकिन इस बीच यही वोट परसेंट का खेल दोस्तों मैं आपको झारखंड में भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों ही राज्यों के लिए राहुल गांधी ने अपने नेताओं से कहा है कि वो और कॉन्फिडेंस में ना आए और आपस में ना लड़ें। दोस्तों अब आप देखिए, झारखंड में 14 सीटें हैं और बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। ये तब था जब हेमंत सोरेन जेल में थे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरे चुनाव में प्रचार किया था। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जेल में गए तो उनके लिए एक सिंपैथी लहर चल रही है। सिंपैथी लहर चलने के बाद भी बीजेपी ने 8 सीटें निकाली हैं झारखंड में, जेएमएम ने 3 सीटें निकाली हैं, इसके अलावा कांग्रेस ने 2 सीटें निकाली हैं और आजसू ने 1 सीट निकाली है। लेकिन अगर आप वोट परसेंट का देखें दोस्तों, वोट परसेंट में आपके होश उड़ जाएंगे। अकेले झारखंड में बीजेपी का वोट परसेंट है 44.60, बहुत ज़्यादा है बीजेपी का वोट परसेंट झारखंड में। उसको कितना वोट मिला है आप देखिए इलेक्शन कमीशन के इस मैप में। वहीं कांग्रेस का वोट परसेंट है 19.9 और जेएमएम का वोट परसेंट है 14.60। मतलब कांग्रेस और जेएमएम मिलाकर भी बीजेपी के वोट परसेंट के बराबर नहीं आ रहे हैं। वहीं आरजेडी, क्योंकि आरजेडी का भी गठबंधन है, आरजेडी गठबंधन के साथ लड़ रही है झारखंड में, आरजेडी का वोट परसेंट है 2.77। तो झारखंड को भी अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन भले ही जेल से बाहर आ गए हों, जेल से बाहर आकर उन्होंने भी खूब रेवड़ियां बांटी हैं झारखंड में, और उनकी भी कोशिश है कि वो आदिवासी वर्सेस बाहरी वाला मुद्दा उठाएं। लेकिन झारखंड में भी लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। तो दोनों ही राज्य अगर आप करीने से देखें, गौर से देखें, तो बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है। और दोनों ही राज्यों में दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों ही राज्यों में एक बल्क सीटें होंगी जहां पर कांग्रेस को बीजेपी से सीधी टक्कर लेनी है। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हरियाणा के बाद फूक फूक कर कदम रखे कांग्रेस, क्योंकि ये बात सही है कि महाराष्ट्र में एज है महाविकास आघाड़ी को अगर लोकसभा चुनाव का आप आंकड़ा देखते हैं तो। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद से राजनीतिक विश्लेषकों के, हमारे जैसे पत्रकारों के, या हर किसी की थोड़ा विश्लेषण करने का तरीका बदला है। देखिए हरियाणा में अगर कांग्रेस जीत जाती तो बड़ा आसान होता है कहना कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में भी जीत जाएगा, झारखंड में भी जीत जाएगा, या उसको एज है। लेकिन हर जानकार, चाहे वो टीवी का हो चाहे वो यूट्यूब का हो, फूक फूक कर कदम रख रहा है, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसा चुनाव हमने देखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मतलब संघ और बीजेपी का भी आंतरिक सर्वे कह रहा था कि किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी की सरकार बनी। इसीलिए अब जरूरी है दोस्तों कि ऐसी गलतियां ना तो झारखंड में की जाएं और ना ही महाराष्ट्र में की जाएं। और इस बात को भी हमें मानना होगा दोस्तों कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह में कांग्रेस भले ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसको अपनी ताकत हर हाल में दुगनी करनी होगी। क्योंकि हरियाणा में हमने देखा हर सीट में एक अलग समीकरण बैठा रहा है बीजेपी। और अब आप पसंद करें या ना करें, कांग्रेस पार्टी को इसी दल से चुनाव लड़ना है और इसी दल से चुनाव जीतना है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जब भी हुआ है तो चुनाव जीता नहीं है। कर्नाटक में जीता है, कर्नाटक में तो गजब का चुनाव जीता है कांग्रेस पार्टी ने। आज भी उसकी तारीफ होती है कि कर्नाटक में भी गुटबाजी थी। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार खुलेआम बयानबाजी कर रहे थे चुनाव से पहले, लेकिन दोनों को आलाकमान की बात समझाने में कामयाब रहा कि चुनाव अगर आप जीतेंगे तो ही आपको पद मिलेगा। और उसके बाद देखिए आज भी सिद्धरमैया सीएम हैं और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है और सरकार चल रही है। इसके अलावा हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच जब लड़ाई हुई तो कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। हिमाचल में तो दोस्तों खुद मोदी जी मैदान में उतर गए थे, बागियों को फोन कर करके मना रहे थे। इसके अलावा मोदी जी ने ये तक कह दिया था कि आप वोट दीजिए, आपका एक एक वोट मुझे मिलेगा, आप विधायक भूल जाइए, आप ये सोचिए कि कमल का बटन आप दबा रहे हैं और मुझे मजबूत कर रहे हैं, दिल्ली में मेरी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। कर्नाटक में मोदी जी ने पूरा चुनाव अपने कंधों पर उठा लिया था और जय बजरंगबली के नारे लगाए थे। बड़े बड़े येदियुरप्पा जैसे नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया था, उनके पोस्टर से फोटो हटा दिए गए थे। लेकिन कर्नाटक भी हारी बीजेपी और हिमाचल भी हारी बीजेपी, क्योंकि न केवल होशियारी से टिकटों का बंटवारा किया कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उन पर जरूरत से ज्यादा विश्वास भी नहीं किया।
देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों को आप फ्री हैंड दें, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का इस बात पर ध्यान देना कि कहीं फ्री हैंड गुटबाजी की तरफ तो नहीं बढ़ रहा, कहीं से पार्टी को नुकसान तो नहीं हो रहा, ये काम पार्टी आला कमान का होता है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र और झारखंड में इन आंकड़ों को देखकर राहुल गांधी क्या समझेंगे। राहुल गांधी ने बात तो सही कही अपने नेताओं से कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और आपस में लड़ाई ना करें, लेकिन अगर चुनाव के दौरान ऐसा कुछ होता दिखाई देता है तो राहुल गांधी इस पर कैसे लगाम लगाएंगे। हालांकि दोनों ही राज्यों में अगर हम देखें दोस्तों, तो हरियाणा में एक जो नेगेटिव पॉइंट था कांग्रेस का, और वही उसको हार की वजह एक तरह से उसके लिए बना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों बड़े नेता थे। महाराष्ट्र में अब इसे ब्लेसिंग इन डिजाइज कह लीजिए या क्या कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी एक बड़ा चेहरा नहीं है जिसे आप कह सके कि पैन महाराष्ट्र बहुत बड़ा चेहरा है। नाना पटोले एक बड़ा चेहरा है, लेकिन नाना पटोले का अपना एक खास इलाके में ही जनाधार है। वैसे ही झारखंड में कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इनके भरोसे इनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकती है या सीएम कैंडिडेट को लेकर आपस में लड़ाई हो सकती है। तो ये एक तरह से हरियाणा के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि दोनों ही राज्यों में गठबंधन के भरोसे कांग्रेस पार्टी नहीं रह सकती। आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं, और शायद यही बात राहुल गांधी के समझ में आ गई है। इसीलिए उन्होंने ठीक चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त ये नसीहत दी अपने नेताओं से कि किसी भी हाल में आपस में ना लड़ें और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक छक्का मारने की फिराक में होती है। अब ये तो आप पर है कि आप उसे छक्का मारने दें, बोल्ड कर दें या फिर कैच आउट कर दें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।